Hello student, welcome back. So we had finished till theory of prism, then dispersion without deviation, etc. etc. I'll give you a quick brief of whatever we have discussed so far in ray optics. We initially started with reflection from a plane mirror, then reflection from spherical mirror, questions based on plane mirror, spherical mirror. We also discussed theory of plane and spherical mirror. Few questions which were combined on plane and spherical mirror together. Then we started with refraction at single surface, refraction through a slab, then refraction through a prism, then dispersion, etc. etc. We also discussed total internal reflection. So these are the topics that we have covered so far. Now from this session onward, I am going to start with refraction at single spherical surface. Okay, so we will be starting with single refraction at single spherical surface, or you can say refraction at curved surface. अब तक हमने रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस देखा है और अब से हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस. इन केस अगर आप में से कोई ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आई वुड रिक्वेस्ट एटलीस्ट आप रिफ्रैक्शन के पहले के जो लेक्चर्स है वो रिवाइज करके अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा आपको अच्छे से या इजीली समझ में आएगा. Okay, fine. So let us start with refraction at spherical surfaces. So refraction at spherical surface. ठीक है. So refraction at spherical surface. Now in refraction at spherical surface, वापस से spherical surface भी वही दो टाइप के हो सकते हैं बच्चों, जैसे कि स्फेरिकल मिरर में था कॉनकेव और कॉन्वेक्स. ठीक है ना. सो अब इनमें भी एक बेसिक फॉर्मूला है, जैसे हमने मिरर के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, वैसे रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस के केस में भी एक फॉर्मूला है. अगेन उसका डेरिवेशन हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, हम वो जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, फाइन. सो जैसे मान लीजिए एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. अगर इस स्फीयर को मैं कंप्लीट करूँ तो उसका रिमेनिंग सरफेस कुछ इस तरफ होगा. ये पॉइंट जो रेफरेंस हम लेते हैं जहाँ से डिस्टेंस मेजर करना इजी होगा इज अगेन पोल ऑफ द सरफेस, जैसे स्फेरिकल मिरर में किया था. ये लाइन को हम एक्सिस बुला सकते हैं और यहाँ के इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. ठीक है ना. तो वापस से सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे. वो डिस्टेंसेस जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होंगे विल बी टेकन एज पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट होंगे वो नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव. सो दैट साइन कन्वेंशन पार्ट स्टिल रिमेन्स द सेम. राइट नाउ सो अब मान लीजिए जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये दो मीडियम को सेपरेट कर ले. ये कोई ऐसी बाउंड्री ड्रॉ करने का तरीका है. सो यहाँ सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और यहाँ सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और μ2 μ1 से बड़ा है. यानी मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि इस तरफ का मीडियम डेंसर है ऑप्टिकली और इस तरफ का मीडियम ऑप्टिकली रेयर है. अब जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ एक ऑब्जेक्ट है O. ठीक है ना. तो ये रिफ्रैक्शन से इसकी इमेज कैसे बनती है हम डिस्कस कर सकते हैं. सो वापस क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट पोल से पास करोगे तो ये बन जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अच्छा एक बात और बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आप रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसिस पढ़ते हैं या रिफ्लेक्शन भी हम पढ़ते हैं तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करोगे. वो लाइन को हमने नाम रखा था नॉर्मल. आई होप आपको याद है. रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर के वक्त मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन में भी वैसे ही, अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हो तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को किससे ड्रॉ करोगे, सेंटर से. सो ये वाले इंसिडेंट रे के लिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को आप सेंटर से ज्वाइन कर लो तो ये जो लाइन है वही नॉर्मल है. यानी मैं बोल सकता हूँ ये रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हुई है. अब बच्चों अगर रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन माफ कीजिए, अगर रिफ्रैक्शन है तो इंसिडेंट रे जब नॉर्मल इंसिडेंस होती है तो इट गोज विदाउट एनी डेविएशन, वो बेंड हुए बगैर सीधी चली जाती है. एक और रे ऑफ लाइट मान लीजिए यहाँ ऐसे इंसिडेंट हुई, चलो आप बताओ ये क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दो तो ये बन जाएगा नॉर्मल. अच्छा अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस बीच में नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाना चाहिए था. अब बताओ ये रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करी, ये जा रही है फ्रॉम यस रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. कैसे पता चला, तो μ2 ग्रेटर देन μ1, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मतलब ये डेंसर है.
So when light travels from rarer medium to denser medium, it will bend towards a normal. So if it bends towards a normal, ये कुछ इस तरीके से जाएगी. Okay, अब ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं, तो ये बन गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेस. सी दिस इज वेयर आपका रोल इंपॉर्टेंट है बच्चों. पहले की पढ़ाई हुई बातें आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करनी है, ठीक है ना. सो ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बन जाएगी इमेज. सो अब पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम u मानते हैं, राइट. पोल से लेकर इमेज का जो डिस्टेंस है वो v हो गया. फिर पोल से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर r हुआ. अब ये सारे जो क्वांटिटीज है μ1, μ2, u, v और r, इन सबको रिलेट करने वाला एक फॉर्मूला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों. और यही फॉर्मूला हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा वी आर गोइंग टू टेक इट एज अ डायरेक्ट रिजल्ट बिकॉज हम मोस्टली एमसीक्यू वाला पार्ट डिस्कस करते हैं. सो अब अगर मैं इनके में रिफ्रैक्शन का जो एक्सप्रेशन उसकी बात करूं तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है μ2 अपॉन v, μ2 एक्सक्यूज मी अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u is equal to μ2 minus μ1 upon r. Very important and very easy formula. देख कैसे μ2 upon v minus μ1 upon u is μ2 minus μ1 upon r. μ2 upon v, μ1 upon u, μ2 minus μ1 upon r. So ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करना है बच्चों. μ2 upon v minus μ1 upon u is μ2 minus μ1 divided by r. एक और बात बच्चों, जैसे हमने मिरर के वक्त रियल वर्चुअल बातें करी थी, तो यहाँ पर अगर आपकी इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आया या अगर आप सच में मतलब कोई ट्रिक नहीं चाहिए, कॉन्सेप्चुअल आंसर चाहिए, तो ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मिल रही है. सो वेर एवर रिफ्रैक्टेड रेज विल एक्चुअली मीट, यू विल गेट रियल इमेज. फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर था बच्चों. यहाँ पर इंसिडेंट रे एक्चुअली डाइवर्ज हो रही है. सो एक्चुअली डाइवर्ज में अगर आपने देखा होगा तो रियल ऑब्जेक्ट होगा. If the incident rays actually diverge, you will get real object. If the refracted rays actually converge, so you will get real image. ठीक है? So that is why this image I am going to call as real image. एक और ट्रिक है इसका बच्चों, अगर आपका V पॉजिटिव आया, सर V कैसे पॉजिटिव? देख भाई, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है ना, ऑब्जेक्ट से सरफेस की तरफ ऐसे जा रही है, या आपके लिए इट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट. इमेज का डिस्टेंस भी पोल से इमेज लेफ्ट टू राइट ही ले रहे हो, तो इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा. सो अगर इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव है तो ऐसी इमेज को हम रियल इमेज बोलेंगे. हालांकि मैं फिर से बता दूं, रियल कॉन्सेप्ट तो अभी भी वो है बच्चों कि इफ द रेज एक्चुअली कन्वर्ज, रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड, याद रहे, तो उस इमेज को हम बोलेंगे रियल इमेज. समझ में आ रहा है? इफ दे अपीयर्स टू डाइवर्ज तो वर्चुअल इमेज होगी. इफ दे एक्चुअली डाइवर्ज तो रियल ऑब्जेक्ट होगा. इफ दे अपीयर्स टू कन्वर्ज तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा. इसीलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है बच्चों. और अगर नहीं समझ रहे तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पॉज स्ट्रेट अवे और वो पहले रिवाइज करके आओ. ठीक है, ये एक बेनिफिट होता है ऑनलाइन जब आप पढ़ते हो तो बच्चों. सो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r. ये इमेज रियल इमेज है. मैं ट्रिक बता रहा था, अगर आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया तो मोस्ट ऑफ द टाइम द इमेज विल बी रियल इमेज. वैसे अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है तो द ऑब्जेक्ट इज अ रियल ऑब्जेक्ट. ठीक है, टाइम टू टाइम मैं फिर से ये रिवाइज करता रहूंगा, बट आई एक्सपेक्ट कि आप लोग भी ये रिवाइज करें. ऑलराइट, सो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज μ2 माइनस μ1 अपॉन r. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस. मैं सिंगल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ही सरफेस यहाँ पर है. अभी क्लियर? ये डायग्राम ड्रॉ करके आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए. ओके, अब जस्ट टू गिव यू प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग ऑफ दिस फॉर्मूला, हम एक काम करते, सिचुएशन बना लेते बच्चों क्वेश्चन की. ठीक है ना, इसी डायग्राम में सपोज मैं लिखता हूँ कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम इज 1.5 और इसकी वैल्यू आप 1 ले लो. यानी आपको सर ने सारी वैल्यूज दे दी है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, μ1 पता है, μ2 पता है, r पता है. आपको इमेज की डिस्टेंस फाइंड करनी है. इस फॉर्मूले में आप उसको यूज करोगे. ठीक है, जस्ट टू प्रैक्टिस द साइन कन्वेंशन. मैंने मिरर के वक्त भी साइन कन्वेंशंस प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल क्वेश्चंस लिए थे. यहाँ पर भी वैसे हम सिंपल क्वेश्चंस ले रहे हैं बच्चों.
चलिए, सो अगर ये फॉर्मूला आपके पास μ2 इज 1.5, क्या आप v जानते हो? नो सर। μ1 इज 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 प्लस 30 माइनस 30, सोचो 5 सेकेंड दे रहा हूं, माइनस 30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट चलोगे आप ऐसे। बीच में कुछ लेक्चर्स के लिए साइन कन्वेंशन हमने नहीं यूज किए थे प्रिज्म में वगैरह, बट अभी वापस से आपको यूज करने बच्चों, वहां उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। सो पोल से ऑब्जेक्ट आप ऐसे चलोगे, तो इंसिडेंट रे जा रही है डायग्राम में लेफ्ट टू राइट, जबकि आप चल रहे हो राइट से लेफ्ट, तो अगेंस्ट जा रहे हो, तो दिस विल बी माइनस 30, विल बी μ2 1.5 माइनस 1/r। चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए सोचो साइन कन्वेंशन, रेडियस 10 है तो 10 तो आने वाला है, प्लस या माइनस। सोच इसका स्फीयर कैसे बनेगा? ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। रेडियस कैसे मेजर करोगे? पोल से सेंटर, पोल से सेंटर, आप ऐसे चल रहे हो, और इंसिडेंट रे भी वैसे ही चल रही है, तो पोल से सेंटर में दिस इज गोइंग टू बी प्लस 10। सो आपको मिलेगा 1.5 बाई वी प्लस 1/30, 1.5 माइनस 1 गिव यू 0.5। 0.5 को बच्चों में ओरली 1/2 सोच लेता हूँ, तो 1/2 और 10 1/20 होगा। कुछ नहीं समझा इसलिए वापस से सुन, 1.5 माइनस 1 0.5 होगा, 0.5 को मैं ओरली 1/2 लूंगा, 1/2/10 1/20 होगा। नेक्स्ट टाइम मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, समझ गया आपको? ये 1.5 माइनस 1 0.5 होगा, 0.5 को मैं 1/2 लिखूंगा, और जो नीचे नंबर होगा उससे 2 मल्टीप्लाई होकर 20 आ जाएगा। नाउ इफ आई टेक दिस नंबर्स ऑन वन साइड, सो आई गेट 1/20 माइनस 1/30, दैट गिव्स यू 1/60। सो आपके v की वैल्यू आ रही है कितनी? प्लस 90, और प्लस आना ही था बच्चों, बिकॉज आपकी इमेज इस तरह बनने वाली है। सो प्लस से पता चला बच्चों कि इट्स अ रियल इमेज, इट्स अ रियल इमेज। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30, ऑब्जेक्ट रियल साइड पर है, नेगेटिव है, इसलिए ये रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज है। सो सिंगल स्फेरिकल सरफेस में मैंने कौन सा कंडीशन लिया? रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। क्या होता है ना बच्चों, कभी वो आपसे पूछते हैं इमेज कहाँ बनेगी और इमेज का नेचर बताओ, तो कहाँ बनेगी तो आप बता सकते हो, बट नेचर कैसे डिसाइड करोगे? तो ये ट्रिक काम आएगी बच्चों। अगर इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव है तो वो रियल इमेज हो जाएगी। चले आगे, क्लियर है ये? अच्छा, और कॉन्सेप्चुअली भी मैं आपको समझा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर रिफ्रैक्टेड रेज सच में कन्वर्ज हो रही है तो वो इमेज रियल होगी, अगर इंसिडेंट रे सच में डाइवर्ज हो रही है तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, अगर इंसिडेंट रेज अपीयर्स टू कन्वर्ज होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। इंसिडेंट रे की बात हो रही है, ठीक है ना? और अगर रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर्स टू डाइवर्ज होगा तो आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट। एक क्वेश्चन मैं और देना चाहूंगा आपको, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ऐसा ही है, इसमें थोड़ा सा सिचुएशन अलग करते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू दीज क्वेश्चंस वी आर टेकिंग ओनली फॉर प्रैक्टिस। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन या एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही कम है। ओके, नाउ सपोज वी हैव अ कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स था पहले, अब मैंने कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लिया। ये प्रिंसिपल एक्सिस, अच्छा इसका स्फीयर इस तरफ होगा, है ना? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इंसिडेंट रे ऐसी बताई उन्होंने, ये इंसिडेंट रे और ये भी इंसिडेंट रे, ठीक है? ये जो इस तरफ वाला मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दे रखा है और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दे रखा है, और जो कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दे रखा है। चलो बच्चों सोचो आप कैसे करेंगे? मिलके करते, चलो नो प्रॉब्लम, मिलके करते हैं। सो ये बताइए क्या बना? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, तो ये इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना। पहली बात तो इसका ऑब्जेक्ट कहां पर है वो बता। ये वाली रे इस तरफ जा रही है, शायद मैं पिक्चर से बाहर भी चला जाऊं बट आप समझ सकते हो, ये रे इस तरफ जा रही है और ये भी रे इस तरफ जा रही है, मतलब ऑन दिस साइड, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द, मेरे लेफ्ट साइड में ये दोनों कभी मिलने नहीं वाली है। तो जब ऐसा नहीं होगा तो आप क्या करोगे? यू एक्सटेंड देम फॉरवर्ड। ऐसे हमने उनको आगे एक्सटेंड करा, तो नाउ द इंसिडेंट रेज अपीयर्स टू कन्वर्ज। इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स यू ऑब्जेक्ट,
इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट बच्चों, फिर से कोई कह रहा हूं. सो द इंसिडेंट रेज अपीयर्स टू कन्वर्ज, इंसिडेंट रेज डील्स विद ऑब्जेक्ट, अपीयर्स टू कन्वर्ज, यानी ये क्या बना आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट. अच्छा, क्वेश्चन में ये भी डेटा दे रखी है बच्चों कि ये 60 सेंटीमीटर पीछे है. जस्ट लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूं. हाँ बच्चों, ये 60 सेंटीमीटर दे रखा है. ओके, क्लियर है. वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों है समझा. वो बाय हार्ट मत करो, मिरर में इजी था. सर ये पीछे का इसलिए वर्चुअल, ऐसा मत कर. मिरर में हम ऐसा बोलते हैं, वर्चुअल स्पेस में वर्चुअल, रियल स्पेस में रियल. यहां वर्चुअल क्यों बोला. द इंसिडेंट रेज अपीयर्स टू कन्वर्ज, जहां इंसिडेंट रेज अपीयर्स टू कन्वर्ज वो बन जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट. ओके, फिर अब इसका रे डायग्राम डिस्कस करते हैं, या इसकी इमेज हम देखते कैसे बनेगी. चलो भाई, तो ये बन गया कौन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होता हुआ क्या ड्रॉ करोगे आप, नॉर्मल. बताइए ये रे ऑफ लाइट 1 से 2 में जा रही है, यानी कि रेयर से डेंसर जा रही है, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे. क्या लगता है ये बेंड होगी कैसे, नॉर्मल के पास है, नॉर्मल से दूर. इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. टेल मी क्विकली, क्या ये नॉर्मल के पास बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी. चलिए बताइए, विल इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इसको जाना चाहिए था ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे को जाना चाहिए था ऐसे, ये नॉर्मल है. ओके, मेरे कहने में गड़बड़ है. इट इज 1 and 2, सो द रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. इफ इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये रे ऑफ लाइट को जाना पड़ेगा ऐसे. यहां से नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, शायद कुछ इस तरफ जाइए. वैसे यहां पर भी ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आई ड्रॉ नॉर्मल. अब बताओ, ये रे ऑफ लाइट को जाना था ऐसे, रिफ्रैक्ट होकर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, शायद ये इस तरफ से जाए. अब ये दोनों इस तरफ कभी नहीं मिलेंगे, तो आप इनको पीछे की तरफ कहीं तो एक्सटेंड करोगे, और मान लीजिए यहां कहीं तो उसकी इमेज बन रही है. क्या आपको ये प्रोजेक्शन वाला मेथड समझ में आया. दीज टू विल नेवर इंटरसेक्ट, इस तरफ तो उनका इंटरसेक्शन होगा नहीं, तो आपने क्या करा, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा, और यहां कहीं मिल रही है, ऐसे मैं बता रहा हूं. ठीक है, यानी कि अगर मेरा ये तरीका सही है, सच में रे इस तरफ आने वाली है, तो सोचो इमेज का डिस्टेंस क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव. अपनी प्रैक्टिस कर रहे बच्चों, सम सॉल्व करने से साथ साथ प्रैक्टिस भी सोचो, आप लॉजिक की प्रैक्टिस करो. आप अगर इमेज सच में यहां बनेगी, तो ये बताइए कौन है, पोल है, और इमेज यहां पर है. पोल से इमेज आप ऐसे चलोगे, जबकि इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, तो आपका जो डायरेक्शन है वो इंसिडेंट रे की तरह की इंसिडेंट्स के अगेंस्ट है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव आना चाहिए. सर नहीं समझा. ओके, पोल से इमेज, इमेज का डिस्टेंस पोल से इमेज ऐसे लो गया, जबकि इंसिडेंट रे देखो ऐसे जा रही है, सो आप इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जा रहे हो, तो इस बार इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आना चाहिए. अच्छा सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा, आप ही बताओ. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी पोल से ऑब्जेक्ट, ऐसे जा रहे हो आप, इंसिडेंट रे कैसे जा रही है, वैसे ही जा रही है, तो पोल से ऑब्जेक्ट और इंसिडेंट रे सेम डायरेक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव. चलो बच्चों, हेल्प करो मेरी. रेडी आप, ओके, नो प्रॉब्लम. व्हाट इज म्यू टू, 2. व्हाट इज वी, वी पता नहीं, हमको ढूंढना है. माइनस म्यू 1 इज 1. यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60, प्लस 60 माइनस 60 प्लस 60. वाई सर, पोल से ऑब्जेक्ट और इंसिडेंट रे भी वैसी जा रही है, इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1. ओके, सो इट विल बी 2 माइनस 1 अपॉन आर. अच्छा, आर का डिस्कशन नहीं किया. बोलो रेडियस कितना दिया है, 20. ये रहा सेंटर, पोल से सेंटर आप ऐसे आ रहे हो, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, पोल से सेंटर आप ऐसे आ रहे हो, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, तो रेडियस नेगेटिव -20. So I'll get 2 divided by v minus 1 by 60 is equal to minus 1 by 20. So I get 2 divided by v is equal to minus 1 by 20 plus 1 by 60. याद है हमने डिनोमिनेटर सेम करने का एक ट्रिक सीखा था. सो ये 20 को 60 करने के लिए 3, तो -3 प्लस 1 by 60 जो हो जाएगा -2 by 60. साथ में हो सब 2 और -2 कैंसिल होकर -1. सो मेरी v की वैल्यू आ गई -60. क्या मेरा v नेगेटिव आया, हाँ. और अगर आप ध्यान दो बच्चों, रेडियस 20 था, मतलब ये 20 है, तो 60 तो उससे बड़ा है. देखो उसके पीछे बना इमेज. क्लियर. These are just for practice students. I'm again repeating the same thing. बट क्या करूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. क्लियर. क्या आपको ये फॉर्मूला लर्न हो गया, म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाय आर. प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करो. हाँ,
अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं मैं तो याद रखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे गिव्स यू ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे गिव्स यू इमेज. यहां से रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू डाइवर्ज. इफ द रिफ्रैक्टेड रे अपीयर्स टू डाइवर्ज यू विल गेट वर्चुअल इमेज. तो ये कौन सा सिचुएशन हो गया? अच्छा, द इंसिडेंट रे अपीयर्स टू कन्वर्ज वर्चुअल ऑब्जेक्ट. Refracted ray appears to diverge, you will get virtual image. So you get virtual object and virtual image का केस. अभी क्लियर? श्योर? कभी कभी हो सकता है बच्चों ये भी एमसीक्यू में आ जाए कि इमेज का नेचर क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज का नेचर क्या है. श्योर? प्लीज कॉपी इट, फिर आगे बढ़ते हैं. Okay, so now let us have one more question. एक और क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों. देखो एक बार इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, तो फिर लेंस वाला पार्ट समझाना और समझना दोनों इजी हो जाते हैं. गड़बड़ यहाँ पर साइन कन्वेंशंस में आप करते हो. ठीक है, चलो लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन हम लेते हैं. ठीक है, स्फेरिकल सरफेस दोनों तरफ से. ये कह रहे हैं कि एक एयर बबल है. आप चाहे तो साइड बाय साइड यू नो शॉर्ट फॉर्म में नोट कर सकते हो. एक एयर बबल है जो ग्लास के अंदर है और वो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर से है और स्फीयर की डायमीटर 10 सेंटीमीटर है. सेंटर से 2 सेंटीमीटर पर है एक ऐसे स्फीयर में जिसकी डायमीटर 10 सेंटीमीटर है. आपको लोकेट द इमेज ऑफ द बबल सीन फ्रॉम द नियरर साइड एंड फादर साइड. नजदीक से देखने पर कहाँ दिखेगा और दूर से देखने पर कहाँ दिखेगा. अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाए बच्चों, कोई टेंशन नहीं. यहाँ देखो हम एक साथ 2 क्वेश्चन कर रहे हैं और सब बुक में ही क्वेश्चन आपको मिलेगा. वो कह रहे कि एक स्फीयर है ग्लास का जिसका ये सेंटर मान लीजिए, ये सेंटर है. इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है. हाँ बिल्कुल, डायमीटर 10 यानी रेडियस 5 हुई. अब वो कह रहे कि इस स्फीयर के अंदर एक ऑब्जेक्ट है या एक एयर बबल है जो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर है. सेंटर से 2 सेंटीमीटर. अब 2 सेंटीमीटर अगर आप यहां लोगे तो ये नियरर साइड बन जाएगा, ये फादर साइड बन जाएगा. और अगर आप 2 सेंटीमीटर यहां लेते हो तो ये नजदीक का साइड और ये दूर का साइड हो गया. सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. सर इधर 2 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया? तो फिर आपका रे डायग्राम इस सरफेस के रिस्पेक्ट में बनेगा. तो हम जो कन्वीनियंट है, जो आसान है वो फॉलो कर रहे हैं. नहीं समझे? अरे सर 2 सेंटीमीटर यहाँ क्यों नहीं लिया? उसका मैं आंसर दूँ तो आप प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला लेंगे फिर, और यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे. ये इजी है ना अपने लिए. ओके, सो इट इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. सो ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट जो यहाँ से 2 पर है. सिंपल मैथ से अगर ये 2 सेंटीमीटर हुआ तो ये डिस्टेंस कितना होगा फिर? 3 सेंटीमीटर. बहुत टफ था ना? हाँ इजी है, मैं जानता हूँ. सेंटर से रेडियस 5 हुआ, उसमें से ये 2 तो ये 3 हुआ. और ये डिस्टेंस कितना हुआ? थोड़ा और टफ है. ये 5 है, ये 2 तो 7. हाँ बहुत सारे लोगों तो 8 बोल दिया था. ये 5 है और ये 2 है तो ये 7 हुआ ना. सो एक सरफेस से उसका डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर और एक सरफेस से उसका डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर. चलो सो क्या करते, पहले हम नियरर साइड से देखते हैं. ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, सबको साथ में रहना. आसपास एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लेते हैं हम. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है. कितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 3/2. ओके, सो सबसे पहले रे डायग्राम बनाते हैं. कुछ नहीं बच्चों, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं. ओके, सो नाउ फ्रॉम ऑब्जेक्ट एक रे ऑफ लाइट तो नॉर्मल में पास कर देता हूँ. ये बिना डिविएशन के चली गई. एक रे ऑफ लाइट मैंने ऐसे इंसिडेंट कराई. ठीक है, सो अगर सर की बात आप ध्यान से सुनते हो तो मुझे बताओ. ये बन गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जोड़ दो तो ये बन गया नॉर्मल. अब बताओ ये रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है बच्चों, मुझे बताओ. ये रे ऑफ लाइट ये चल रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम. सो जब लाइट डेंसर से रेरर जाती है जब लाइट डेंसर से रेरर जाती है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है ये, और ये नॉर्मल है. सो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो शायद कुछ ऐसे जाएगी. अब डेफिनेटली ये वाला रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे मिलने वाले नहीं है इस तरफ हवा में. और इमेज कब बनती है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज. तो आप इनको पीछे की तरफ से एक्सटेंड कर दो.
तो यहाँ कहीं तो इमेज बनेगी। अब अगर अपना रे डायग्राम राइट है तो मुझे बता इमेज का डिस्टेंस कितना आना चाहिए। ऐसे कोई नहीं पूछेगा बच्चों, सिर्फ समझने के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इमेज का डिस्टेंस कितना आएगा बता। अच्छा अब मुझे बता रिफ्रैक्शन तो इस सरफेस पे आप गिन रहे हो है ना, ये स्फेरिकल सरफेस हुआ तो ये पोल माना जाएगा। तो ये पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर था 3, तो ये डिस्टेंस तो 3 से कम आना चाहिए। अगर अपना रे डायग्राम राइट है तो इमेज का डिस्टेंस 3 से कम आना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए। सोच ना भाई, इंसिडेंट रे कैसे चल रही है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा, डायग्राम में अगर मैं देखूं तो राइट से लेफ्ट जा रही है। अब इमेज का डिस्टेंस कैसे लेंगे, पोल से इमेज उल्टा, तो इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव आना चाहिए। तो इमेज का डिस्टेंस 3 से कम आना चाहिए और नेगेटिव आना चाहिए अगर अपना रे डायग्राम राइट है तो। इज दैट क्लियर? हाँ कि ना भाई, बोल भाई। वापस बताऊं, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकली तो ये इंसिडेंट रे ऐसे चल रही है, सो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हुआ, उसके अगेंस्ट नेगेटिव हुआ। पोल से इमेज हम ऐसे जाएंगे तो इमेज इससे नेगेटिव आना चाहिए। पोल से ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर है तो पोल से इमेज 3 से कम आ रहा है, सो नेगेटिव और 3 से कम आना चाहिए। देखते हैं, हो सकता है अपने रे डायग्राम में भी एरर हो, टेंशन मत लो। हाँ अच्छा, अब फॉर्मूला तो यही है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। सो पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं फ्रॉम नियरर साइड, फ्रॉम नियरर साइड। ओके चलिए फॉर्मूला बोलिए, μ2 अपॉन v, गिव अप मत कर, मेरे साथ रहे, इजी है, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। व्हाट इज μ2 का वैल्यू, μ2 यानी जा रही है ऑफ लाइट, जा रही है, जहां जा रही है मतलब हवा में जा रही है 1, v मुझे पता नहीं, μ1 कितना था इसका, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाज गिवन इज 3/2, सो ये हो जाएगा 3/2। ऑब्जेक्ट कहां पर है, ये रहा ऑब्जेक्ट, रिफ्रैक्शन इस सरफेस पर हो रहा है तो यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 3 है, +3 या -3 साइन कन्वेंशन। इंसिडेंट रे ऐसे चल रही है और हम ऐसे आ रहे हैं तो ये -3 होगा, इज इक्वल टू μ2 यानी 1 -3/2 डिवाइडेड बाय रेडियस। ये वाले सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अब रेडियस कहां से कहां का डिस्टेंस, पोल से सेंटर ऐसे, जबकि इंसिडेंट रे जा रही है ऐसे, खाली इशारे समझे। अच्छा, रेडियस पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस, इंसिडेंट रे ऐसे, सो रेडियस भी नेगेटिव, डायमीटर वाज 10 तो रेडियस इज 5 और ये हो जाएगा -5। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं बच्चों, आराम से करेंगे, आप सिर्फ इसको अच्छे से समझो। ठीक है, चलो थोड़ी सी कंजूसी, तो हो जाएगा 1/v प्लस, देखो -2 -3 6 हुआ और ये प्लस 1/6। अच्छा मैं 1/2 भी तो कर सकता हूँ, 3/6 सॉरी, तो 3 3 कैंसिल, 1/2। ये कितना हो जाएगा 1 - 3/2 -1/2। अरे इजी है, 3/2 को 1.5, 1 - 1.5 -0.5, थोड़ी देर पहले बताया था, 0.5 को 1/2 लिखूंगा तो हो जाएगा -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 और नीचे -5। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी आपको मिल रहा है 1/v इक्वल्स टू 1/10 - 1/2। तो सॉल्व करने का तरीका है, डिनोमिनेटर सेम, तो 1/10 - 5/10 यानी 1/v का वैल्यू हो जाएगा -4/10। रेसिप्रोकल लोगे तो 10/4, और 10/4 को जब सॉल्व करोगे, 10/4 को जब सॉल्व करोगे, 10/4 को जब सॉल्व करोगे, 10/4 को जब सॉल्व करोगे आप, तो आपकी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2.5। क्या 3 से छोटा है, हाँ सर। क्या नेगेटिव आया, हाँ सर। तो अगर आप सही डायग्राम बनाओगे, सही कॉन्सेप्ट यूज करोगे, तो सोल्यूशन से पहले आप आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हो। एग्जैक्ट तो 2.5 नहीं बोल सकते थे, बट इतना तो आया था नेगेटिव और 3 से छोटा, जो मैच कर गया। अभी क्लियर, समझाइए। अब दूसरी साइड का आप खुद से सोचो, एटलीस्ट रे डायग्राम की प्रैक्टिस करो प्लीज। 10 सेकंड करो, रे डायग्राम के लिए 10 सेकंड बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो सेकंड का रे डायग्राम अगर हम डिस्कस करें बच्चों तो कैसे होगा। अब इस बार रिफ्रैक्शन यहाँ होने वाला है, फादर साइड से जब हम देख रहे हैं तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना, शाबाश। अब रे डायग्राम कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट से सरफेस की तरफ रे ऐसे गई, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, आप साथ में रहो बच्चों, एक रे ऑफ लाइट ऐसे ले लो, आया आपको ये समझा। अब इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ,
ये नॉर्मल नहीं था अब तक। अब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर से जोड़ने वाली लाइन, ये बन गया नॉर्मल। अब रे ऑफ लाइट जा रही है डेंसर से रेयर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो अगर रे ऑफ लाइट ऐसे बेंड हुई, ऐसे, ये इंसिडेंट रे ना, ऐसे, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई। हमको चाहिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे कुछ बेंड होगी। तो डेफिनेटली बच्चों ये दोनों रे ऑफ लाइट इस तरफ तो मिलने से रही, तो आप इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे और फिर इमेज आपको मिलेगी। समझा या नहीं समझा? क्लियर है ये? पक्का? सो ये दोनों इस तरफ पक्का नहीं मिलने वाली है। इनको अगर मैं पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करूँ तो एक शायद इस तरफ आएगी। अब वो स्फीयर के अंदर मिलेगी, स्फीयर के बाहर मिलेगी, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे एटलीस्ट ये डायग्राम में। तो उसके लिए मुझे सॉल्व करना है, बट मैं पॉजिटिव नेगेटिव सोच सकता हूँ। ठीक है, कैसे सोच सकते हैं हम? देखो जरा कैसे सोचे आप बताओ। अब रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है बच्चों? ये वाले सरफेस पर हो रहा है। इंसिडेंट रे जा रही है ऐसे। अब इमेज का डिस्टेंस ऐसे मेजर होने वाला है, तो इमेज का डिस्टेंस पक्का नेगेटिव आएगा। क्यों सर? ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज इधर मिलने से रही, आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो पोल से इमेज आप ऐसे चलने वाले हो। समझ में आया? तो अगर ऐसे चलोगे तो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जा रहे हो, तो इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव आएगा। ये समझा? तो नेगेटिव आने वाला है इमेज का डिस्टेंस। अब यही फॉर्मूला मैं यूज करने वाला फिर से एक बार। चलो मुझे आप बताओ यू कितना लोगे? ऑब्जेक्ट, ये सरफेस, ये रहा ऑब्जेक्ट, कितनी दूरी पर है? 7। इंसिडेंट रे चली ऐसे, हम चले ऐसे, तो योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी -7। सब साथ में, शाबाश। रेडियस ऑफ कर्वेचर सोच, वेरी गुड। पोल से सेंटर आप चलोगे ऐसे, इंसिडेंट रे चली ऐसे, यानी रेडियस भी नेगेटिव आने वाली है। सो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे मिलेगा μ2 जहां जा रही है 1, v मुझे पता नहीं, μ1 2, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वाज -7, μ2 1 -2, and the radius of curvature I got it as -5. Okay, so -1/1 minus, सॉरी मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, 2 नहीं है, 3/2 है ना। आई एम सॉरी, 2 पहले वाले क्वेश्चन में था, 3/2 है। चलो μ2 की वैल्यू 1, v की वैल्यू मुझे पता नहीं, μ1 की वैल्यू 3/2, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -7 इज इक्वल टू μ2 1 -3/2, और रेडियस आपने मुझे बताया था -5। सो ये माइनस माइनस प्लस 1/v प्लस कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, आपको मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय +14 इज इक्वल्स टू -1/+1/10 हो जाएगा। कैसे? तो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया था 1/10। ठीक है, अब क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल सही। तो 1/v विल बी इक्वल टू 1/10 -3/14। अब ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीट मल्टीपल नहीं, सो आपका बचपन का मेथड यूज कर लो। 14 -30 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 14। सो v की वैल्यू उल्टा लेंगे आप, 10 इंटू 14 डिवाइडेड बाय -16 आई गेस। हाँ, सो इसको सॉल्व करने पर आपको v की वैल्यू मिल जाएगी फिर। इज दैट क्लियर? आया समझ में? ओके, एक बार सारा कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए बराबर से, सब सही हम लोगों ने लिखा है या नहीं लिखा है वो आप चेक कर लीजिए। ओके, सो इसको सॉल्व करने पर वॉट एवर वैल्यू गेट, v इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करो तो दिस विल बी 5 इंटू 14 डिवाइडेड बाय -8, नहीं -70/8 आ रहा है। -70/8 यानी कि लेस देन 10 आ रहा है। लेस देन ऑफकोर्स नहीं, अरे 72 होता तो 9 आता, यानी इमेज स्फीयर के अंदर ही बनने वाली है। फॉलोड? पक्का? समझा? ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर सकते हो आराम से, विदाउट एनी हेजिटेशन या विदाउट एनी मिस्टेक। साइन कन्वेंशन में गड़बड़ मत करना बस। आर वी क्लियर? क्या आप सबको समझाइए? ठीक है, अब इसमें मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करता हूँ, ऐसी प्रैक्टिस और एक करते हैं। बुक में तो ये 2 ही है, हम एक और सोच सकते हैं बच्चों। सोच अगर ये एयर बबल सेंटर पर होता तो फिर यहाँ से देख इक्वली होता हो, बता इमेज कहाँ बनती?
अगर एयर बबल सेंटर पर होता तो इमेज कहाँ बनती? क्या सोचते हो बच्चों? तो ये फॉर्मूला 2 बार यूज नहीं होता, एक ही बार यूज होता। तो आप क्या करते बताओ? हाँ मुझे बता, रेडियस कितनी होती? अच्छा करना चाहोगे आप? ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लेना। सर हमने नहीं किया था, स्क्रीन को पॉज करके, सॉरी आप पहले पीछे जा सकते हैं 4-5 मिनट पीछे, फिर पॉज करके नोट कर लेना, है ना। मैंने कहा थर्ड क्वेश्चन, अगर ये बबल सेंटर पर होता तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होता? आप कहीं से भी ले लो, वो होता रेडियस के बराबर -5। सो आपका μ2 होता 1/v माइनस μ1। μ1 इज 3/2 इंटू -5 इज इक्वल टू 1 - 3/2 अपॉन -5। सो आपको क्या मिलता है? 1/v प्लस 3/10, ये 1/10 होता। तो जब उस तरफ लिखते हैं आप, अभी 3 बार ऑलरेडी कर चुके हैं। सो 1/v की वैल्यू क्या होती? 1/10 माइनस 3/10 यानी कि -2/10 यानी कि -5। क्या सीखा बच्चों? -5 मतलब कहाँ पर? सेंटर पर। और ऐसा ही कुछ हमने रिफ्लेक्शन के वक्त भी देखा था, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था तो इमेज भी कहाँ बनती थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी वो सोचा था, बट दे वर नॉट कॉन्फिडेंट कि हम जो सोच रहे हो सही है नहीं, और कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट है तो वेरी गुड। सो नेक्स्ट टाइम याद रखना, अगर स्फेरिकल सरफेस भी है और अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो रिफ्रैक्शन की वजह से जो उसकी इमेज बनेगी वो भी कहाँ बनने वाली है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड कॉपी दिस क्वेश्चंस। जल्दी कॉपी कीजिए, चलो फटाफट। चलो, नाउ before we stop for this particular session, I would take one really interesting question based on refraction at spherical surface. बहुत ही इंटरेस्टिंग, आसान है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन भी मैं इसी के आगे से स्टार्ट करने वाला हूँ, पर अभी के लिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं, ओके। ये क्वेश्चन में आई एम गोइंग टू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ वॉट एवर वी हैव स्टडीड सो फार, ठीक है। और आप कैसे सोचते हो वो अपने लिए मेरे लिए भी और आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि पहले जो पढ़ी हुई बातें हो आप रिकॉल कर पाते हो या नहीं। सो आई विल स्टार्ट विद सिंपल क्वेश्चन। इसमें कैसे बच्चों पता है कि एक स्लैब जैसा है, ठीक है। अगेन इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, जिसका एक तरफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और एक तरफ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इस स्लैब के, मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है सॉरी, जिसका डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। ये स्लैब का डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर है। ऑफ कोर्स डायग्राम टू द स्केल नहीं है। ये जो मीडियम यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ले लीजिए, और ये जो स्फेरिकल सरफेस है उसकी रेडियस मैं आपको बताता हूँ 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन इज, इस ऑब्जेक्ट का इसकी वजह से इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन की जो रियल लैंग्वेज है ऐसी होगी, अ कंपोजिट स्लैब कंसिस्ट ऑफ 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, वन स्फेरिकल एंड द अदर इज प्लेन, ठीक है। और अ कंपोजिट रिफ्रैक्टिंग सरफेस एज शोन इन फिगर, और डायग्राम दिया होगा। अगर डायग्राम नहीं दिया तो जैसे मैंने पहले कहा, an object is placed at 30 centimeter in front of the spherical refracting surface. Find the position of final image formed by this composite refracting surface if radius of the refracting surface, spherical refracting surface is 10 and the refractive index of the material of the slab is 1.5, ठीक है। अब बच्चों आप कैसे सोचोगे वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग डेवलप करो। आधे लोग तो डर जाते कि बहुत टफ सवाल है, जरा भी टफ नहीं। क्या सोचना बच्चों, ये प्रिज्म के जैसे ही हुआ क्वेश्चन। सर कहाँ प्रिज्म? प्रिज्म में 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, याद है, जो इंक्लाइन थे। यहां पर भी 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक प्लेन है और एक स्फेरिकल है, बस। तो आपको 2 बार रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, एक बार स्फेरिकल सरफेस का और एक बार प्लेन सरफेस का। यहां तक सीखा? शाबाश, बहुत अच्छे। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, आपको समझेगा। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, सॉरी इस ऑब्जेक्ट का
ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो इमेज बनाएगा वो इस वाले सरफेस के लिए नया ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे हमने पैरेलल मिरर के केस में क्या था, एक का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट था, वैसे ही ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाएगा वो इमेज सेकेंड रिफ्रैक्शन सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हो गया ना? और उसकी फिर आपको इमेज की पोजीशन बतानी है। सब साथ में करेंगे ऐसे क्वेश्चन, शाबाश, बहुत अच्छे। अब कैसे कर सकते हैं देखो। सो फर्स्ट रिफ्रैक्शन या स्फेरिकल रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, अगर मैं स्फेरिकल सरफेस के रिफ्रैक्शन की बात करूं तो कैसे होगा? तो बच्चों हम ऐसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30, रेडियस ऑफ माइनस क्यों लिया समझे? अच्छा छोड़, इंसिडेंट रे इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये स्फेरिकल सरफेस इधर है तो उसका सेंटर यहाँ कहीं तो होगा, तो कुछ ऐसे नॉर्मल बना होगा, ये रिफ्रैक्ट होकर इस तरीके से कुछ तो जाएगा और ये दोनों यहाँ कहीं तो मीट करेंगे। याद आ रहा है कुछ? बोलो भाई। हाँ, हो सकता है उसके बाहर भी मीट करे, वो मुझे v की वैल्यू फाइंड करने से ही पता चलेगा। ये सीधा जाएगा, ये बेंड होकर ऐसा आएगा। अब बेंड होने के बाद वो इधर मिलेगा, मैं अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, वो v की वैल्यू से प्रेडिक्ट करूंगा। तो पहले मैं v फाइंड करता हूँ, फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। ओके चलो, थैंक यू। अच्छा रेडियस कितना लोगे बताओ? ये पोल हो गया, सेंटर इसका इस तरफ है, सो पोल से सेंटर रेडियस भी इधर और इंसिडेंट रे भी उधर, यानी रेडियस इस बार +10 आएगा, है ना? बहुत अच्छे। चलो अभी μ2 अपॉन v, μ2 1.5 अपॉन v माइनस μ1 1 अपॉन u -30, μ2 माइनस μ1 अपॉन r, इतने में फिट करेंगे उसको। सो माइनस माइनस प्लस, सो 1.5 बाई v प्लस 1/30 इज इक्वल टू, ये 1/20 हो गया बच्चों। सो 1.5 बाई v इज इक्वल टू, वहां जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, सब मिला के 1/60 आएगा। एक स्टेप खुद से कर लेना, +90 आए। देख अब मैं बोल सकता हूँ +90 है, प्लस यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, वेरी गुड, यानी कि इमेज इस तरह बनने वाली है, और 90 यानी 120 से छोटा है। सो मैं थोड़ा सा चीटिंग करता हूँ, वैल्यू में नहीं, रे डायग्राम में, वो कुछ इस तरीके से होगा। क्या सब साथ में है? सो अब यहां से जो इमेज बनी, क्या ये फाइनल इमेज है? नहीं, तो इसको मैंने आई डैश लिखा। क्यों नहीं? क्योंकि एक बार और रिफ्रैक्शन होने वाला है। इसका डिस्टेंस यहां से 90 सेंटीमीटर है। ये दिया था या हमने फाइंड किया? हमने फाइंड किया। अब सोचो बच्चों, क्या होगा बताओ? ये रे ऑफ लाइट सीधा इधर तक जाएगा, ये तो स्ट्रेट जाने वाली, और ये रे ऑफ लाइट यहां पहुंची, फिर यहां पर मैं क्या ड्रॉ करूंगा? नॉर्मल। सो भी ऐसा नॉर्मल क्यों बना है? प्लेन सरफेस पे नॉर्मल होता है, प्लेन सरफेस है। हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसको जाना चाहिए था ऐसे। अब बताइए रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है? इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका रिफ्रैक्टेड रे ऐसे आएगा। अब सोचो बच्चों, ये और ये कभी इधर नहीं मिलेंगे। सो क्या करोगे आप? उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे। सो व्हेन यू एक्सटेंड देम बैकवर्ड, पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो यहां कहीं तो मिलेगी। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्या सर, कि जो फाइनल इमेज का डिस्टेंस आएगा वो 30 से छोटा आएगा। अब 30 किससे लाया? बेसिक मैथ्स बच्चों। ये 120 है, ये 90 है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये डिस्टेंस 30 है, तो जो आई का डिस्टेंस है वो कितना आएगा? 30 से कम। समझा कि नहीं समझा? समझा। अब प्लेन सरफेस है, क्या ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u? वो तो स्फेरिकल सरफेस का है। बोल भाई, वो किसके लिए? फॉर स्फेरिकल सरफेसेस है। तो हम कौन सा वाला यूज करेंगे? अपना d' अपॉन d इक्वल टू जहां जा रही है अपॉन जहां से आ रही है, गया ना? इसलिए बच्चों रिवीजन इंपॉर्टेंट है। जब हमने बर्ड फिश वाले क्वेश्चन किए थे, सिंगल सरफेस का रिफ्रैक्शन एपरेंट डेप्थ वाला, d' अपॉन d इक्वल टू जहां जा रही है अपॉन जहां से आ रही है, याद है? ओके। सो अब मुझे बताइए रे ऑफ लाइट, सो d' यानी कि जो मुझे ढूंढना अपॉन एक्चुअल इस सरफेस से सच में ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? 30 पर, इज इक्वल टू जहां रे ऑफ लाइट जा रही है हवा में 1 अपॉन जहां से आ रही है, कहां से आ रही है? 1.5 से। सो d' की वैल्यू क्या हो जाएगी?
सच में वो 30 पर रे ऑफ लाइट जहाँ जा रही है कितनी है वो 1, और जहाँ से आ रही है वहाँ का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. सो डी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 1.5 एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी 20. आया ना 30 से छोटा, सो इट इज एट 20 सेंटीमीटर. क्या जो बोला वो समझा? अरे हाँ या ना? पक्का श्योर सच बोलोगे? अच्छा, अगर आप फर्स्ट जाओ, जस्ट इन केस अगर आप नहीं कर पाओ या आपको कोई क्लिक नहीं होता है, तो आप इससे भी सोचो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. ये सरफेस प्लेन है. फॉर प्लेन सरफेस अगर होगा तो रेडियस इनफाइनाइट होगी. अभी सब्स्टिट्यूट कर देख क्या था, μ2 जहाँ जा रहा है 1, v मुझे पता नहीं है, μ1 3/2. अरे रे ऑफ लाइट यहाँ से अंदर जा रही, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसको पोल मानोगे? फास्ट हो रहा है, ठीक है, स्लो जाते हैं. प्लेन सरफेस का अगर ये अप्रोच याद नहीं है तो इससे कैसे करोगे? प्लेन सरफेस की रेडियस इनफाइनाइट लोगे आप. अब मुझे पता है यहाँ से ये पोल हो गया, पोल से ऑब्जेक्ट आई डैश, आप ऐसे जा रहे हो, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और आप ऐसे जा रहे हो, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव है, -30 आएगा. इज इक्वल टू μ2 यानी कि 1 माइनस 3/2 अपॉन इन्फिनिटी. एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी गिव्स यू 0. सो हो जाएगा 1/v प्लस कितना हो, 1/20 इज इक्वल टू 0. So 1/v will be equal to minus 1/20. So v will be -20. ये आ गया. So उधर 20 है, इधर -20 है. वो -20 का मतलब क्या समझा? पोल से उस तरफ जा रहे हो, अगेंस्ट. सो अगर प्लेन सरफेस का ये मेथड नहीं क्लिक हो तो आप इससे भी कर सकते हो. सिर्फ याद रखना प्लेन सरफेस की रेडियस क्या लेनी है आपको? इनफाइनाइट. आर वी क्लियर? नेक्स्ट सेशन में बच्चों इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. देयर आर 2-3 रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन विच विल कंबाइन रिफ्रैक्शन and refraction at plane surface, refraction and reflection at plane mirror, refraction and reflection at spherical mirror. Okay, so next session में मिलने से पहले ये please whatever I discussed today you have to revise. Okay, thank you students.